Forward, my warriors! For the glory of our 59 क़िब्ले मसीह। एक औरत थी जो थैले में छुपकर दुनिया के सबसे ताकतवर जर्नैल के सामने पहुंच गई। 7 ज़बानें बोलती थीं, 2 सल्तनतों को अपनी मुट्ठी में रखा और जब हारने का वक्त आया तो हार कर नहीं, अपनी शर्तों पर दुनिया से गई। ये क्लियोपैट्रा थी, मिस्र की आखिरी मलका। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी भी, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आज हम बात करेंगे इस औरत की जिसने दुनिया के 2 ताकतवर तरीन रूमी जर्नैलों को अपनी मुट्ठी में रखा, जिसने थैले में छुपकर एक बादशाह को फतह किया और जिसकी मौत आज तक एक मामा है। लेकिन पहले एक बात वाज़ेह कर दें, क्लियोपैट्रा वो नहीं जो हॉलीवुड ने दिखाई। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो फ़लसफ़ा पढ़ती थी, 7 ज़बानें बोलती थी और अपने दुश्मनों को शतरंज के महरों की तरह चलती थी। तो चलें 2000 साल पीछे, सन 69 क़िब्ले मसीह, मिस्र का सबसे चमकदार शहर इस्कंदरिया। सिकंदर आज़म ने बसाया था उसे, दरियाए नील के किनारे, बहरे रूम की लहरों के करीब। यहाँ की सड़कें संगे मरमर की थीं, बाजारों में 3 बराज़मों का माल बिकता था और इसी शहर के एक महल में एक बच्ची पैदा हुई, क्लियोपैट्रा हफ्तम यानी 7वीं, क्योंकि इससे पहले 6 और क्लियोपैट्रा इस खानदान में गुजर चुकी थीं। इसका खानदान बतलीमूस 300 साल से मिस्र का मालिक था। बानी था बतलीमूस अव्वल, सिकंदर आज़म का जर्नैल, जिसे सिकंदर की मौत के बाद मिस्र मिला था। लेकिन इस खानदान में एक रिवायत थी, खून की रिवायत। बाप ने बेटे को मारा, भाई ने भाई को, बहन ने बहन को। क्लियोपैट्रा की बड़ी बहन बरनेकी ने बाप के खिलाफ बगावत की और तख्त छीन लिया। लेकिन जब बाप रूमी फौज लेकर वापस आया तो उसने अपनी बेटी को कत्ल करवा दिया। क्लियोपैट्रा ने यह सब अपनी आंखों से देखा और शायद यही देखना उसे इतना होशियार और इतना मजबूत बना गया। वो महल जहां क्लियोपैट्रा बड़ी हुई वो कोई आम जगह नहीं थी। 100 से ज्यादा कमरे, संगे मरमर के फर्श, खुशबूदार बागात, पूरे बहरे रूम का सबसे शानदार महल। लेकिन क्लियोपैट्रा की असल ताकत महल की दीवारों में नहीं थी, वो थी उसके दिमाग में। वो किताबों की दीवानी थी। इस्कंदरिया में दुनिया का मशहूर तरीन कुतुबखाना था, लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया, जहां लाखों किताबें मौजूद थीं। क्लियोपैट्रा ने वहां फ़लसफ़ा पढ़ा, साइंस पढ़ी, तिब पढ़ी और फिर ज़बानें। क्लियोपैट्रा 7 बल्कि 8 ज़बानें बोलती थी, मिस्री, यूनानी, लातीनी, इब्रानी, हबशी और भी। और सबसे हैरानकुन बात, इससे पहले 300 साल तक खानदान बतलीमूस ने मिस्र पर हुकूमत की, लेकिन कभी मिस्री ज़बान नहीं सीखी। क्लियोपैट्रा पहली थी जिसने अपने अवाम की ज़बान में बात की और इसी एक बात ने पूरी कौम का दिल जीत लिया। 17 साल की उम्र में क्लियोपैट्रा के वालिद चल बसे और वो मिस्र की मलका बन गई। रवायत के मुताबिक उसने अपने 13 साला भाई बतलीमूस से ज़दहुम से शादी की। उस ज़माने में ये सियासी मामला था, कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन भाई के मुशीर पुतेंस, अखिलास, थियोडोट्स भाई के कान भरने लगे, क्लियोपैट्रा को हटाओ, खुद हुकूमत करो। और 21 साल की उम्र में क्लियोपैट्रा को इस्कंदरिया से निकाल दिया गया। वो शाम भाग गई, लेकिन हार नहीं मानी। वहाँ से फौज जमा करने लगी, वापसी की तैयारी करने लगी और फिर किस्मत ने एक पलटा खाया। रूमी जर्नैल जूलियस सीजर इस्कंदरिया की तरफ आ रहा था। सबसे मशहूर वाक़या है, सीजर इस्कंदरिया पहुंचा। उसके दुश्मन पोम्पे को मिस्रियों ने कत्ल करके उसका सर पेश कर दिया था। सीजर को अच्छा नहीं लगा, ये वहशी है, उसने सोचा। उसने ऐलान किया, मैं मुल्क के बादशाह और मलका दोनों से मिलना चाहता हूँ। अब क्लियोपैट्रा का मसला ये था कि वो जलावतन थी। अगर शहर में दाखिल होती तो भाई के सिपाही पकड़ लेते। तो उसने क्या किया? रात का वक्त था, एक छोटी कश्ती दरियाए नील पर खामोशी से आगे बढ़ रही थी। क्लियोपैट्रा ने अपने आप को एक बड़े थैले में बंद कर लिया। उसके दोस्त अपोलोडोरस ने वो थैला उठाया, कंधे पर रखा और सीधा महल में ले गया, सीजर के कमरे में रख दिया। जब थैला खुला, मिस्र की मलका सामने खड़ी थी। सीजर का क्या रद्द-ए-अमल था? तारीख ने बिल्कुल नहीं बताया। हैरत, हंसी, तारीफ, शायद तीनों। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि सीजर फौरी तौर पर उस पर फरीफ्ता हो गया। उस रात क्लियोपैट्रा ने सिर्फ एक आदमी को नहीं जीता, उसने रूम को जीता। सीजर ने उसका साथ दिया, जंग हुई, भाई दरियाए नील में डूबकर मर गया और क्लियोपैट्रा मिस्र की बिला शिरकत गैर मलका बन गई। क्लियोपैट्रा रोम गई, सीजर के घर क़याम किया,
एक बेटा भी हुआ, सीजरियन, यानी छोटा सीजर। लेकिन रूम में कुछ लोग नाराज थे। सीजर बहुत ताकतवर हो गया था, ताहियात डिक्टेटर, और वो एक गैर मुल्की मलका को अपने घर में रखता था। ये रूमी सेनेट को बिल्कुल पसंद नहीं था। 44 कब्ल मसीह सेनेट का इजलास। सीजर दाखिल हुआ और साजिशियों ने उसे खंजरों से कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ा लम्हा है। रूम में अफरा तफरी फैल गई। क्लियोपैट्रा के लिए रूम अब महफूज नहीं था। वो अपने बेटे को लेकर मिस्र वापस आ गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सीजर के कत्ल के बाद रूम 3 हिस्सों में बंट गया। मार्क एंटोनी मशरकी इलाकों का हाकिम बन गया, मिस्र का पड़ोसी। 41 कब्ल मसीह में उसने क्लियोपैट्रा को तरसिस में मुलाकात के लिए बुलाया। इल्ज़ाम लगाया, सीजर के कातिलों की मदद की। क्लियोपैट्रा ने कोई जल्दी नहीं की। एंटोनी को इंतज़ार करवाया, और फिर जब आई, उसका जहाज सोने का बना हुआ था। बादबान जामनी रेशम के हवा में लहरा रहे थे। चप्पू चांदी के मौसीकी की ताल पर चल रहे थे। जहाज से इत्र की खुशबू पूरी बंदरगाह में फैल रही थी, और खुद क्लियोपैट्रा देवी एफ्रोदायत के रूप में सुनहरी लिबास में बैठी थी। पूरा शहर बंदरगाह पर आ गया ये मंजर देखने। बाजार खाली, सड़कें खाली। मार्क एंटोनी अपनी कुर्सी पर तन्हा बैठा था, क्योंकि उसका अपना मजमा भी बंदरगाह पर चला गया था। क्लियोपैट्रा ने एंटोनी को अपने पास आने पर मजबूर कर दिया था, और एंटोनी बिल्कुल इसी तरह फरीफ्ता हुआ जिस तरह सीजर हुआ था। 31 कब्ल मसीह रूम का तीसरा ताकतवर आदमी ओताविस मार्क एंटोनी का दुश्मन बन गया था। उसने रूमी सेनेट से क्लियोपैट्रा के खिलाफ जंग का ऐलान करवाया। एंटोनी के खिलाफ नहीं, बल्कि क्लियोपैट्रा के खिलाफ। ज़हीन कदम था, क्लियोपैट्रा को दुश्मन बना दो और एंटोनी खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगा। यूनान के साहिल के करीब अक्तीम बहरी जंग छिड़ गई। लेकिन जंग के दौरान क्लियोपैट्रा के जहाज़ वापस मुड़ गए, मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मार्क एंटोनी ने देखा और वो भी पीछे हट गया। क्यों? ये आज भी मुअम्मा है। क्या खजाना बचाना था? क्या हिकमत अमली थी? क्या खौफ था? जो भी वजह थी, ओताविस ने जंग जीत ली और अब वो मिस्र की तरफ बढ़ रहा था। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे जज्बाती हिस्सा है। मार्क एंटोनी को गलत खबर मिली कि क्लियोपैट्रा मर गई। वो टूट गया। उसने अपनी तलवार खुद पर चला ली, लेकिन वॉर मुहलिक नहीं था। उसे पता चला क्लियोपैट्रा जिंदा है। खून बहाता तड़पता वो उसके पास पहुंचा और क्लियोपैट्रा की बानों में दम तोड़ गया। ओताविस ने क्लियोपैट्रा को कैद कर लिया। उसने बताया, तुम्हें रूम ले जाया जाएगा, जंजीरों में परेड करवाई जाएगी, जैसे तुम्हारी बहन आर्सिनोई को करवाई गई थी। क्लियोपैट्रा एक अजीम मलका थी। ये जिल्लत नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने ओताविस को एक ख़त लिखा, मुझे मार्क एंटोनी के साथ दफनाना, और फिर उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। कुछ कहते हैं सांप ने डसा, कुछ कहते हैं जहर था, और यही ज़्यादा मुमकिन है। क्लियोपैट्रा हमेशा तैयार रहती थी। जब लोग आए तो वो खूबसूरत लिबास में लेटी थी, ताज सर पर सजा हुआ, चेहरे पर सुकून था। वो अपने महबूब की मौत के सिर्फ 9 दिन बाद गई। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई। उसे मार्क एंटोनी के साथ दफनाया गया। क्लियोपैट्रा की मौत के साथ 300 साल पुराना खानदान बतलीमूस खत्म हो गया। मिस्र रूमी सल्तनत का एक सूबा बन गया। उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया। बाकी बच्चों को रूम ले जाया गया। लोग अक्सर क्लियोपैट्रा को सिर्फ एक खूबसूरत औरत के तौर पर याद करते हैं जिसने 2 जर्नैलों को लिभाया, लेकिन ये उसके साथ इंसाफ नहीं। वो एक अजीम हुक्मरान थी। मिस्र को खुशहाल रखा, इस्कंदरिया को इल्म का मरकज़ बनाए रखा, 7 ज़ुबानों में गुफ्तगू की, हर बहरान में जहानत से काम लिया। शेक्सपियर ने इस पर ड्रामा लिखा, फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं। 2000 साल गुजर गए, लेकिन क्लियोपैट्रा आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपैट्रा की मुकम्मल कहानी। थैले में छपने से लेकर मलका बनने तक, मोहब्बत से लेकर उस अलमनाक अंजाम तक। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, बस एक क्लिक, लेकिन हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट्स में बताएं क्लियोपैट्रा की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा, और क्रोनोस एक्स डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें ताकि तारीख़ की अगली कहानी आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।